एक आवेश का बच्चों यहाँ पर स्थित है और एक आवेश यहाँ पे है, यहाँ पर एक कूलम आवेश है और यहाँ भी एक कूलम आवेश है। इनकी डिस्टेंस बिंदु ए हो गया और बिंदु बी हो गया। इनके बीच जो दूरी है कितने बच्चों, 1 मीटर। अब ठीक बीच में कहा गया ना, देखिए मेरी बात समझिए। कभी कभी क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा आपको, तो इस बात में तकलीफ होगा कि वैद्युत क्षेत्र बाएं 0 होगा, दाएं 0 होगा, बीच में 0 होगा। हमने कॉन्सेप्ट समझाया आपको। अगर आवेशों की प्रकृति सजाती है, अगर आवेश कैसे हैं सजाती हैं, अगर आवेश सजाती हैं तो 100% वैद्युत क्षेत्र इन रेखाओं को मिलाने, इन आवेशों को मिलाने वाली रेखाओं के बीच में कहीं ना कहीं 0 होगा। ठीक है, दाएं बाएं का कॉलम खत्म है। अगर आवेश में जाती है तो वैद्युत क्षेत्र दाएं भी हो सकता है, बाएं भी हो सकता है। ठीक, दाएं बाएं कहीं भी हो सकता है, लेकिन छोटे वाले आवेश के नजदीक बिंदु होगा, बड़े वाले आवेश से दूर। बात समझ गई? तो दाएं बाएं का कॉलम खत्म, कहां बीच में, ठीक बीच में पूछ दिया गया। ये बिंदु हमने मान लिया मनुष्य है। कितना बच्चों, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या हमने माना, इस बिंदु वैद्युत क्षेत्र में निकालना है। अब देखिए इसकी वजह से वेलोसिटी कहां है बच्चों, बाहर की ओर, तो वो हमने E1 लेट कर लिया। ठीक है, थोड़ा गौर करेंगे अच्छे से। और इसकी वजह से वेलोसिटी बाहर किस तरफ हो जाएगा, ठीक है, E2 हो जाएगा। अगर E1 निकालना है, E1 क्या होगा, E1 बताएगा हमने E1 तक के आवेश बटे दूरी का वर्ग। आवेश क्या आपका 1, दूरी क्या है, ठीक बीच में पूछा गया है, पूरी 1 है, आधी हो जाएगी, आधी यानी कि 1/2 का वर्ग हो जाएगा। समीकरण 1 मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसकी वजह से E2 है, E2 निकाल दो। E2 निकलेंगे के आवेश 1 है, दूरी कितनी 1/2 हो जाएगी आपकी। अब परिणामी निकालना है, दोनों वैद्युत क्षेत्र कैसे हैं, दिशाओं में विपरीत हैं, दोनों वैद्युत क्षेत्र दिशाओं में विपरीत हैं। तो परिणामी निकालने के लिए क्या करेंगे, E नेट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है माय डियर, तो उनका जो परिणामी होता है वो घटा के निकाला जाता है। कैसे घटाएंगे, E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2 कुछ भी कर दो, क्योंकि दोनों कैसे हैं, बराबर है। अब घटा दो, E1 की वैल्यू क्या बच्चों, के 1/1/2 का स्क्वायर माइनस के 1/1/2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगी, पूरी वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो एक बात समझ आ गई कि एक कूलम और एक कूलम मिलाने वाली जो रेखा है उसके ठीक बीच में अगर वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो कितना आएगा, 0 आएगा। और सुनो, अगर बिंदु C पर एक हम तीसरा आवेश रख दें, मान लो तीसरा आवेश हमने क्यों रख दिया, ठीक, बिंदु C पर एक तीसरा आवेश क्यों रख दें, तो उसमें परिणामी बल कितना होगा। देखिए ये वाला आवेश इस वाले आवेश कैसा लगाएगा, बाहर की ओर, तो उसको हमने F1 लेट कर लिया ना, ये वाला आवेश कैसा बल लगाएगा, बाहर की ओर, उसको क्या लेट कर लिया हमने, कोई दिक्कत, पढ़ाई बार निकालते हैं, वैल्यू से निकाल दिया हमने। अब बल के लिए क्या फॉर्मूला बताएगा, कूलम ने F बराबर क्या था बच्चों, के दोनों आवेशों के गुणनफल बटे बीच की दूरी का, एक और गुणा कर दो क्यू का, तो 1 गुणा क्यू बटे बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 1/2 का वर्ग कर दो। ठीक, इसी प्रकार से F2 निकाल लो, F2 क्या हो जाएगा, के 1 गुणा क्यू बटे 1/2 का वर्ग। अब देखिए वालों की दिशा कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में तो परिणामी कैसे निकालेंगे, तो परिणामी निकालेंगे घटा के, घटा दो F2 माइनस F1 या F1 माइनस F2, जैसे दोनों बराबर है, जैसे क्या 0 मिल जाएगा आपको। तो एक कूलम और एक कूलम को मिलाने वाली रेखा के ठीक बीच में, दो बार आएगा, एक बीच में आएगा, ठीक बीच में आएगा, ठीक बीच का मतलब बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल बीचों, और बीच में तो कहीं इधर हो सकता है, किधर हो सकता है। तो बिंदु C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र भी 0 है और बिंदु C पर परिणामी वैद्युत बल भी 0 है। बात क्लियर हो गई बात, हमने मान लिया एक आवेश का कितना है, Q1, दूसरा काला सा चार्ज कितना है, Q1 Q2 मान लिए, बिंदु A है, ये बिंदु क्या है, B है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है, अकॉर्डिंग टू कूलम के नियम अनुसार इन जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, Q1 Q2 बटे R²। ये कूलम में बताया था। अगर तो कोई चार पार्टिकल है तो उनके भी जो लगने वाला बल होगा वो रिपल्सन का भी हो सकता है, अट्रैक्ट का भी हो सकता है। इस बात पर डिपेंड करता है कि आवेश की प्रकृति क्या है, सजाती है कि, ठीक है। तो जो लगने वाला वैद्युत बल दो बातों पर निर्भर कर रहा है, आवेशों की मात्राओं पर और उनके बीच की दूरी पर। आवेशों की मात्रा बढ़ाएंगे तो लगने वाला बल भी बढ़ जाएगा, बीच की दूरी घटाएंगे बढ़ाएंगे, अगर घटाएंगे तो बल बढ़ेगा, तो दूरी बढ़ाएंगे तो बल घटेगा। ठीक, पहली बात ये कही है, देखिए यहाँ से दो सूत्र बनेंगे, दो सूत्र, ये तो केदो आपका क्या है कि आपका कांस्टेंट है, और जब सिर्फ दूरी की बात कही जाए, तो Q1 Q2 ये आपके कांस्टेंट होते हैं। दोनों हिसाब से हम बताएंगे इस वाला को, ठीक है, समझ लीजिए। पहली बात समझिए, पहले क्या कहा गया है, हाँ बीच की दूरी आधी कर रहे हैं, बहुत समझिए, तो F दूरी आधी करें तो लगने वाला बल भी बदल जाएगा,
हमने ऐसा मान लिया Q1 Q2 चार्ज में 20 की दूरी R है तो लगने वाला बल J है। अब 20 की दूरी को आधी कर रहे हैं, दूरी को आधी करो तो F बराबर क्या मिलेगा K Q1 Q2 बटे दूरी आधी मतलब क्या हो गया, R का मतलब हो गया R/2। सॉल्व करते हैं इसको, 4 ऊपर चला जाएगा, देखो 4 K Q1 Q2 बटे R²। बोले चाहिए किसके बराबर है, समीकरण से F के बराबर है, इसे F डैश बराबर 4F। ये बात हमें समझ में आ गई कि 20 की दूरी को आधी कर रहे हैं तो लगने वाला बल 4 बड़ा। दूसरे बाटे में क्या कहा गया, दूसरे बाटे में कहा गया 20 की दूरी को दोगुना कर दें। तो देखिए F डैश बराबर K Q1 Q2 में कोई परिवर्तन नहीं वाला है, दूरी कितनी थी R तो आधी करी थी, अब दोगुना कर रहे हैं, यानी कितना कर रहे हैं हम 2R। सॉल्व करो इसको, K क्या मिलेगा Q1 Q2 बटे 4R², A बटे 4 बार कर दो, बार कर दें कि Q1 Q2 बटे R²। किसके बराबर हो जाएगी बोलो भाई जी, किसके मान F का मान है तो F रख दो यहाँ पे। तो यहाँ से बात सुने मुझे ये आ गई, यदि 20 की दूरी को आधा कर रहे हैं तो बल 4 गुना हो रहा है, 20 की दूरी को दोगुना कर रहे हैं तो बल 1 बटे 4 गुना। जब बच्चों सिर्फ दूरी की बात कही जाए, जब सिर्फ दूरी की बात कही जाए तो आवेश कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। ओके तो ऑलरेडी कांस्टेंट है तो होगा क्या, जो कांस्टेंट हटाओ, कांस्टेंट हटाओ, जे हटाओ, जे हटाओ, जे हटाओ तो एक अनुक्रमांक साथी का साइन हो जाएगा, तो F अनुक्रमांक R²/R²। ये बात क्लियर होगी। अगर हमें सूत्र बनाना है F और R में, सिर्फ F और R, ठीक, तो आज पूरा का नियम जीव तो पढ़ा था हमने, खुद ये पढ़ा था F अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2, F अनुक्रमानुपाती के साथ R², ठीक है। तो अब R और F में संबंध बताना है, सूत्र हमें कैसा बनाना, F और R में, तो F R लेके चलेंगे, बस इतनी सी बात है। अब पहले वाले के लिए F1, दूसरे वाले के लिए F2 लिखेंगे। तो यदि हम लिखते हैं कि F1 बटे F2, यानी कि पहले वाला बल बाद में दूरी घटाने बढ़ाने में जो वाला है उसको F2 मान लिया, तो अंतर हो जाएगा, याद रखो। अब F1 के सामने R1 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा लिखा जाएगा। F1 के सामने क्या लिखा जाएगा R2 और F2 के सामने क्या लिखा जाएगा R1 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई, सूत्र हमें टाइप करके आप याद रखो, F1 बटे F2 बराबर R2 बटे R, F1 बटे F2 R2 बटे R। मान लो समझ में आया तो ऐसे समझो, ये बात आपको समझ में आती है, आनी चाहिए, ठीक है। कोई लिखी मैंने, आप देखो पहले देख लो F1, ठीक है, पहले वाले के लिए इसका निशान हटाओ, कोई न्यू कांस्टेंट A जोड़ दो, मान लो थोड़ी देर से, ठीक है। वो क्या लिखा है 1 बटे R² है, तो यदि F1 किया तो R1 करना पड़ेगा, R1² कर लो। अब दूसरे वाले के लिए करो F2 A 1 बटे R2², समीकरण 1 मान लेना, इसे समीकरण 2 इसे मान लेना, 2 बटे 1 कर देना, F2 बटे F1 या F1 बटे F2 कुछ भी कर देना। F2 है तो हमेशा उसके सामने R1 आएगा, F1 है तो उसके सामने क्या R2 आएगा, इसी समय व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आप कांसेप्ट पकड़ लो, ऐसा होता है और इससे ये निकाल के वैसे क्लास में प्राप्त होता है। चाहे आप डायरेक्ट सूत्र को F1 बटे F2 और R2 बटे R1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब मान लो इस कांसेप्ट से आपको सवाल लगाना है, इस कांसेप्ट से देखिए F1 बटे F2 कर लो, तो ये लिख दिया हमने F1 बटे F2 बराबर क्या लिखा बताओ R2 बटे R1। अब R2 दूरी को क्या किया, देखो दूरी को आधी तो किया है, R2 के स्थान में क्या लिखेंगे, R2 के स्थान पे लिखेंगे R बटे 2, R1 के स्थान में क्या लिखेंगे R लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर लगा दो, इसको सॉल्व कर देना बच्चों, तो मालूम क्या मिलेगा F1 बटे F2 बराबर जी आपका मिलेगा R² बटे 4 और बटे में क्या हो जाएगा बोलो R² कैंसिल हो जाएगा, और इसको फाइनली आप जो सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा F1 बटे F2 बराबर कितना मिलेगा 1 बटे 4, और तो F2 बराबर कितना, F2 बराबर निकलेगा 4F। देखिए भाई यहाँ से भी 4 गुना आ गया, ठीक है। बिंदु P का इलेक्ट्रॉन मान लिया, बिंदु Q का इलेक्ट्रॉन मान लिया, इनकी डिस्टेंस है सॉरी वो R है। अगर इनके भी लगने वाले जो बल की बात करें तो कितना बल निकलेगा, F बराबर जो निकलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन जे है तो E इंटू ई बटे क्या हो जाएगा R²। एक इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन जो लगने वाला जो वैल्यूज वाला है वो बराबर के E/R² निकलेगा। अब सवाल ये कहा गया है, यदि इलेक्ट्रॉन के स्थान में प्रोटॉन रख दो, जब मैं प्रोटॉन रख दे तब बल कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए जितना चार्ज प्रोटॉन का होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है। तो अगर प्रोटॉन की बात करेंगे हम तो चार्ज तो सेम रहेगा कि प्रोटॉन का भी चार्ज वही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, तो लिख देंगे E इंटू ई बटे R², कोई फर्क नहीं पड़ेगा, F डैश बराबर F ही आएगा। समीकरण से देखिए क्या आएगा, F के बराबर आ गया
इसका मतलब है कि जितना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीच पर लग रहा है उतना ही प्रोटॉन प्रोटॉन बीच लगेगा, ठीक है, चार्ज कोई फर्क नहीं पड़ेगा और डिस्टेंस बराबर के सवाल में। अब दोनों के सामने हमने क्या रखी, अल्फा पर रखी है, अल्फा पर। अब कितना बल लगेगा ये बताना है, आपको पता होना चाहिए कि जितना अल्फा का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की चार्ज का 2 गुना होता है। अल्फा का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की चार्ज का 2 गुना होता है। बताइए F डबल डैश मान लो बल को के, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, अल्फा इनटू अल्फा, बटे बीच की दूरी का वर्ग हो चल ही रहा है के, चार्ज 2 गुना होता है तो लिख देंगे 2e इनटू 2e बटे r स्क्वायर। 2 दूनी 4 बार कर लें, 4 बार कर लो, e इनटू e बटे r स्क्वायर। देखिए समीकरण 1 से क्या सकते हैं इस चीज को, समीकरण 1 से इसको f रख सकते हो। तो यहाँ से बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई कि यदि बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी कितनी r है, बिंदु A पर q1 है, बिंदु B पर q2 आवेश है, इनके बीच कोई माध्यम लगा दो, इनके बीच कोई माध्यम भर दें तब बल पर क्या प्रभाव पड़े, इस बात की व्याख्या हमें करनी है। देखिए अब मान लो माध्यम नहीं है तो लगने वाला बल कितना हो जाएगा, लगने वाला बल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q1 q2 बटे r स्क्वायर। समीकरण हो गया। आप देखो सॉरी वायु है, अब माध्यम रख रहे हैं, अब जब इनके बीच कोई माध्यम भर देंगे तो लगने वाला बल कितना मान लिया आपने, f डैश मान लिया, ये f नॉट है क्योंकि इसमें वायु में है। जब कोई माध्यम माना है तो लगने वाला बल कितना, लगने वाला बल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, बोलो q1 q2 बटे r स्क्वायर। समीकरण 2 बात हमारी समझ। देखिए पहले क्या आ गया, आपकी आवेश रखे हैं, आवेश रख के निर्वात वायु में, तब लगने वाला बल कितना है, f नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे r स्क्वायर। अब दूसरी शर्त में ये कहा गया है इन आवेशों में कोई माध्यम रख दिया, कोई हमने माध्यम रख दिया, जब माध्यम रख दिया तब बल कितना होगा, तब लगने वाला बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q1 q2 बटे r स्क्वायर की और ले लिया। अब इनमें अंतर कितना है, कितना डिफरेंस है, कौन जाएगा कौन कम है, तो उस बात की व्याख्या करते देखिए। तो f डैश हो गया, p को बाहर लिख लो, आप लिख लिया, और क्या लिख सकते हो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे r स्क्वायर। देखिए इस चीज को समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, इस चीज को समीकरण 1 से f नॉट लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब कितना हो गया कि माध्यम जब रखते हैं तो लगने वाला बल कम हो जाता है, ठीक है, बात क्लियर होगी। तो लगने वाला बल f नॉट बटे q लगेगा। आप दूसरी बात में ये कही गई है कि यदि इनकी भी धातु की प्लेट रख गए, माध्यम रखे हैं लेकिन क्या रखे हैं, कोई धातु रखे हैं, कोई धातु की प्लेट रख रहे, तो आपको पता होना चाहिए धातु की प्लेट के लिए की का मान कितना होता है, अनंत। कितना बच्चों, अनंत। अनंत को ले सकते हैं हम लोग 1/0, यहाँ रख लो। तो अगली कंडीशन जो निकलेगी जो आएगा f डैश बराबर f नॉट बटे k था, f नॉट बटे k, f नॉट बटे k का मान क्या हो गया 1/0। इसको शॉर्ट कर लेना बच्चों, कितना आएगा 0 आ जाएगा। एक पॉइंट तो यहाँ से एक ये निकल के और आ जाता है कि यदि आवेशों के बीच कोई माध्यम रखते हैं तो बल घट जाएगा, यदि माध्यम